Hello, we are back with another controversy with respect to NCERT books. Last week, NCERT published another set of books for 7th standard. These books come from various subjects, but the one in which I am particularly interested is called Exploring Society, India and Beyond. ये बुक क्या है? इस किताब में they have merged history, geography, politics, civics, etc. in the name of society. तो एक थोड़ी मोटी सी किताब है, बट इसमें 3-4 सब्जेक्ट्स जोड़ दिए गए हैं. Now, the moment NCERT publishes anything, तुरंत वहां पे कंट्रोवर्सी हो जाती है. And we have usual controversy started just after that. अब before going to a serious discussion about this book, I want to first discuss two बहुत ही फूहड़ सी controversies. There is some minister in South India from Kerala who gave a comment that names of these NCERTs indicate bias towards North India and Sanskrit and Hinduism. अब ये सुन के मुझे लगा कि यार ये थोड़ी बात हुई. इफ यू सी दैट द वर्ड्स लाइक पूर्वी और मृदंगम एटसेट्रा नाम की कई सारी किताबें हैं एंड दिस बुक्स कम फ्रॉम एवरी लैंग्वेज. द टर्म्स एक्चुअली कम फ्रॉम इंडियन म्यूजिक, बोथ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक. मृदंगम इज द फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ साउथ इंडिया ओनली. तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का इम्पोजिशन की बात आती ही नहीं है. दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूंगा, इफ यू ओपन ऑल द बुक्स, आई वाज सरप्राइज्ड, रादर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज में से कुछ ना कुछ हर किताब में है. समथिंग इन तमिल, समथिंग इन पंजाबी, समथिंग इन मराठी, कई सारी कविताएं, नॉट इन दिस पर्टिकुलर बुक बट मेनी अदर बुक्स. तो आई थिंक दिस बुक्स आर क्वाइट इंक्लूसिव, कोई डाउट ही नहीं है उसके बारे में. एंड लेट अस से कि देयर इज सम टिल्ट टुवर्ड्स संस्कृत लैंग्वेज. इज दिस राइट विंग? अब संस्कृत लैंग्वेज का इस तरह पोर्ट्रेयर करना आई थिंक इज अ रॉन्ग थिंग. अभी रिसेंटली अ फ्यू डेज अगो सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन, a verdict wherein it says that Urdu language is language of composite culture. देखो, भाषा का कोई मजहब नहीं होता. लैंग्वेज हैज नो रिलीजन. लैंग्वेज अपनी रीजन की होती है एंड लैंग्वेज कल्चर की होती है. संस्कृत की खास करके अगर बात करें, सो यस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर आर सर्टेन कोटेशंस हियर व्हिच सीम्स टू हैव कम फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. But the point is, Sanskrit is not language only of Hindus. Go back into the past, you will see संस्कृत में बुद्धिस्ट लोगों का बहुत बड़ा काम है. एंटायर महायान बुद्धिज्म की मूल भाषा संस्कृत है. Not only that, if you go beyond spirituality and beyond religion, तो वहां पे जितने सारे सेक्युलर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक से लेके साइंस तक, all of them are there in this language. So to limit this language only to religious aspects and in that too only Hinduism, I think is an injustice to Sanskrit language. So I first of all reject that criticism on the spot कि कुछ टर्म्स आ गए हैं पूर्वी एंड मृदंगम तो यहाँ पे कुछ बायस है. लेट अस फॉरगेट दैट. दिस इज नॉट इवन द क्रिटिसिज्म जिसके बारे में हम ज्यादा बात करना चाहेंगे. There is other criticism that came yesterday, literally yesterday, and I was little surprised. ये द हिंदू में भी थोड़ा सा म्यूटेड लैंग्वेज में है, इंडियन एक्सप्रेस में है, प्रिंट में थोड़ा सा आया हुआ है. And they are saying that in the 7th standard NCERT, in the earlier books, government covered the history of दिल्ली सल्तनत एंड मिडीवल टाइम्स एंड मुगल्स एटसेट्रा. उनको हटा दिया है, उनकी जगह अब मगध और मौर्यन और गुप्ता एम्पायर ले आए हैं. भाई ये थोड़ी बात हुई. हिस्ट्री गोज इन क्रोनोलॉजी. Now, once you finish ancient India, I think in 7th, they reach till in the end of Gupta Empire. Maybe whenever the 8th standard book comes, in that they will cover medieval India. अब उसमें किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, that is something to be look out for. But जब किताब आएगी तब देख लेंगे. तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन डायनेस्टी वगैरह है. तो ये दो चीजें जो है, फोकस ऑन संस्कृत एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिडिवल मुस्लिम डायनेस्टीज, इनको हम भूल जाते हैं. दीज आर नॉट द एक्चुअल क्रिटिसिज्म्स. We should go beyond that. And the moment you go beyond that, we have to first limit our scope. इस किताब में जैसे मैंने कहा, we have first few chapters on geography, then we have history, then we have chapter on culture, and finally you also go to governance and economy. तो मुझे सबकी बात नहीं करनी है. My discussion will be limited only to the chapters of history. उसका नाम है थीम बी, टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं. Chapter 4, 5, 6 and 7. They start from the second urbanization and Mahajanapada era, first chapter.
In then second chapter, they go to history of empire, especially the Mauryan Empire, Ashoka, etc. Then they go to the post-Mauryan era, history of 500 years. And in the fourth chapter, they talk about Gupta Empire. So chapter 4, 5, 6, 7 are these, and my video will be restricted only to the analysis of these 4 chapters. मैं इसमें क्या डिसीजन लेना चाहता हूँ, क्या चर्चा करना चाहता हूँ? Are these 4 chapters portrayed in right-wing manner or not? देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, I am not a historian, I am not a politician as well. So whatever comments I may be passing now are more of an impressions of a history enthusiast जो इतिहास की किताबें पढ़ते आया है. I don't claim to be expert at all. That is my first declaration. Secondly, I will be little loose with right-wing, left-wing terms, क्योंकि if you go for academic accuracy of these terms, then things become too complicated. So I want to use them in a generic sense in which public are using it in media. With these 2 caveats, let us move on. My question is, are these 4 chapters portrayed in the right-wing manner or not? उसका आंसर देखो, इस बार थोड़ा सा मुश्किल है. आपने मेरा लास्ट टाइम का वीडियो देखा होगा. Last year, when the 6th standard book was released, I conducted a similar inquiry of that book, in which we had certain objectives, objections, and we discussed them one by one. उसमें conclusion ये था कि it was not right-wing, but it was culturally rooted. That was my conclusion in 6th standard NCERT, history section. Now, in the 7th standard, I think I want to upgrade it a little bit. I still would not call it right-wing, but I can actually definitely call it certain amount of ideological correction. That is clearly there, and we cannot deny that. So, without being factually wrong, without being ahistoric, without being preachy, remaining in the overall framework of history, what this book tries to do is to focus on certain aspects more than the other aspects. ये जो choice है, ये choice is exercise of an editor. ये judgment की बात होती है, and it comes from what values you want to teach to 7वीं कक्षा का बच्चा. 7th standard student मतलब 12 साल का बच्चा होगा, 12-13 साल का. So for that young age, what do you want to teach? उसके value system को क्या बनानी है, उस आधार पे you have to take judgment call. देखो, understanding of that student will be limited. Scope of the book will therefore be limited. Number of pages are also limited. So there comes the element of discretion. क्या रखना है, क्या हटाना है. If you go by that choice and you go by the way the chapters are written, there is definitely some amount of ideological correction compared to earlier books. Yet this book is largely centrist. It still doesn't tilt too much towards right wing, largely centrist, but correction तो जरूर है, remaining inside the framework of history. अब वो कैसे है उसको हम एक एक करके देखते हैं. The first point that I noted in this book is that there are copious references to Ramayana and Mahabharata. Earlier books में आपको ऐसा लगता है कि mention of Ramayana and Mahabharata was something completely avoided. पुराणों की भी बात बहुत ही रेयरली आती थी. रामायण महाभारत 1-2-4 लाइन में आके चला जाता था. Now, or sometimes in some text it was not even mentioned. What has happened now that this book doesn't introduce Ramayana and Mahabharata as history. No, वो उन्होंने नहीं किया है. Not even they are claiming that. What they have done is they have shown the cultural aspects of Ramayana and Mahabharata being important in the history of India throughout. जैसे कि आप देखो sculptures. So you have a sculpture, एक फोटो दिखाया है of Kharavela. Kharavela was a Kalinga king in the 1st-2nd century BCE, post-Mauryan era में. वो जैन राजा था कलिंगा का. उसकी बड़ी फेमस हाथी गुम्फा केव है, रानी गुम्फा केव है. तो उस केव में ऑल्दो ही इज जैन, वहां पे एक स्कल्पचर है रामायण का, वो दिखाया पेज नंबर 128 पे. इफ यू गो टू पेज नंबर 137, तो जब गांधार की बात आती है कुषाण कॉन्टेक्स्ट में, तो वी नो कुषाणास वेर लार्जली बुद्धिस्ट, दे प्रमोटेड बुद्धिज्म ऑन सिल्क रूट, दे रूल्ड फ्रॉम गांधार रीजन. बट वहां पे एक लाइन आएगी कि डू यू नो गांधार रीजन वाज आल्सो मेंशन्ड इन महाभारत, ताकि यू शुड नो कंपैरेटिव एस्पेक्ट. Similarly, if you go to some other page on 163, there is also a photo of a sculpture of Karna and Arjun का युद्ध from Mahabharata. तो इसमें ये references scattered है, not too many, not on every page, but Ramayana Mahabharata references come in a scattered way. 5-6 बार आ चुके हैं in those 4 chapters.
Now remember, in the pre-1970s history books of ancient India, जो मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, recently नहीं, आज से कुछ साल पहले, I could see there were chapters on Ramayana Mahabharata already in school textbook. 1970s 80s के बाद वो chapters हटा दिए गए थे. For the first time, I see the re-entry, not of the entire chapters, but some references. दूसरी बात, this focus on Ramayana Mahabharata is not at all exclusive, not at all chauvinistic, it is just informative. ये क्लेम क्या कर रहे हैं? They are not claiming that it was history. What they are claiming is in Indian history of Indian culture, रामायण महाभारत as culture are very important themes, जिसके ऊपर कहानियां लिखी गई, sculptures बनाए गए, paintings बनाए गए throughout history. बस that is what seems to be their assertion. And वहां पे as far as cultural representation is concerned, this is okay. उसमें कोई गलती नहीं है. There is also at I think page number 151 a reference to Vishnu Puran. When they talk of Gupta Empire का geographic extent, तो they refer to Vishnu Puran की कोई उक्ति कि विष्णु पुराण में क्या लिखा है, गुप्तों का एरिया कितना था. Now this thing is generally there in standard books, but not in the textbooks of school. What they have done very interestingly is after referring to Vishnu Puran, in the very next sentence, they say विष्णु पुराण का डेटा भी insufficient है, inadequate है, technically गलत है, actually गुप्तों का एरिया उससे अधिक ज्यादा था. तो उन्होंने पुराण का रेफरेंस भी दिया है, उसकी गलती भी दिखाई है. तो आई थिंक इट इज अ गुड काइंड ऑफ बैलेंस. So my first point was that there is no allergy to Ramayana and Mahabharata as it seems to be in some earlier books. That is one correction of ideology. Now come to the second point. Second point is a very interesting correction of representation of Hinduism and Buddhism. Now we have seen in the 6th century BC, in the 6th century BC that was told to us in the previous book, 6th standard book of NCERT, जो नया नया आया था पिछले साल, कि there is no excessive focus on 6th century BCE. That Buddha is a rebel and there is some kind of a rationalist, socialist revolution kind of against Hinduism and Vedic religion. और वो context नहीं रहा in 6th century, in the 6th standard किताब. उन्होंने नरेटिव पिछली बार क्या लाया था कि देयर इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ करेक्शन, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ रिबेलियन, मूवमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 BCE, hundreds of years before Buddha and continued hundreds of years after Buddha. ये एक सिलसिला था, बड़ी परंपरा थी सवाल पूछने की. In that parampara, Buddha is definitely very important, very central, but not unique. So let us not exclusively focus on 6th century BC. Look at the whole tradition before, during and after Buddha, जिसकी शुरुआत होती उपनिषदों से. Upanishads start asking question on sacrifices and it continues even after Buddha. And Buddha is definitely very important in that. ये narrative था in the 6th standard book. अब इस लोग इस किताब में उसको आगे ले गए. कैसे? इसमें करेक्शन है. देखो, एक बात आपको माननी पड़ेगी, कहे अनकहे, generally अनकहे तरीके से ही, in very unsaid manner, there is an impression that comes to us from the previous books that whenever you want to praise something in the past, generally it is Buddhist in ancient India, and whenever there is some major social criticism, generally it is connected to Hinduism. ये एक नरेटिव रहा है. अब इस किताब में उसको थोड़ा सा करेक्ट किया गया है, बट थोड़ा सा, नॉट कंप्लीटली. एक्चुअली आई रिमेंबर एक कोट जो मैं यहाँ लिख के लाया हूं ऑफ स्वामी विवेकानंद. विवेकानंद ने कहा था अबाउट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम. ही सेज व्हेन अ चाइल्ड इज टेकन टू स्कूल, British schools, first thing he learns that his father is a fool, the second thing that his grandfather is a lunatic, third thing is that his teachers are hypocrites, and the fourth that all his sacred books are full of lies. That is how the British era schools were there in their syllabus. Now ये जो है ये completely तो नहीं हटा. There was some, मैं कहूँगा उसको, remnant of it in the earlier books. अब उसको इन लोग करेक्ट करना चाहते हैं. कैसे? What they are doing is that there are some good things in Buddhism and there are some good things in Hinduism as well. दोनों को दिखाया. अब ये वाला करेक्शन वो ले आए हैं. I think as a rational person, one should have gone one step beyond. There are some critical things in Buddhism and there are some critical things
Hinduism as well. दोनों में अच्छाइयाँ भी है और दोनों में कुछ कमियां भी है. Now this book generally focuses on दोनों की अच्छाइयाँ, and this book generally does not focus on दोनों की बुराइयाँ, ना इनकी बुराइयाँ ना उनकी बुराइयाँ. Maybe I think I'm guessing here, they might have thought कि ये 7वीं कक्षा का बच्चा है, इसको ये सब क्यों बताए. As later books come of higher standards, the critical aspect will be possibly given more space. But in this place, in this book, the correction is that there are good things in both Buddhism and Hinduism. But इसके साथ साथ एक जुड़ा हुआ correction और एक है, that whenever in the past there were certain glorious achievements, they were ascribed to Buddhism, and similar aspects in Hinduism were given short shrift. इसको उन्होंने थोड़ा सा करेक्ट, जैसे मैंने कहा कि there is equal aspect of goodness in everybody, and I will tell you examples also. Look at Indian emblem today. On page number 112, they've given a photo of India's national emblem, और वहां पे लिखा है कि you have, these are 4 lions of Sarnath, जो अशोक ने बनाया था, बुद्धिस्ट सिंबल. बट उसके नीचे जो कोट आता है सत्यमेव जयते, वो आता है उपनिषदों से, फ्रॉम दी मुंडका उपनिषद. अब ये आ गई बैलेंस की बात. सिमिलरली इफ यू गो टू द स्टोरीज इन द ओल्डर बुक्स जो 2005-6 में आई थी, इफ यू सी इन 6-7 स्टैंडर्ड्स, दे गिव स्टोरीज ऑफ जातक कथा. यहाँ पे जातक कथा तो रेफर्ड है ही, दे ऑल्सो गिव स्टोरीज ऑफ पुराणास. व्हाई ओनली जातक कथा एंड व्हाई नॉट पुराणास? तो भाई दोनों को ले आते हैं. Similarly, if you go to some kind of images like Bharhut Stoop, the Bharhut Stoop is a very important stoop from the Shunga era, from Madhya Pradesh. उसके फोटोज दिखाए हैं. स्तूपा इज अ बुद्धिस्ट स्कल्पचर, Bharhut Stupa बुद्धिस्ट है, बट उन फोटो पे दे हैव शोन द इमेज ऑफ गजलक्ष्मी. गजलक्ष्मी का इमेज इस बहुत चर्चित रहा है सिंस द टाइम ऑफ आनंद कुमार स्वामी एंड इवन इन द बुक भूपिंदर सिंह. तो फोटो दिखाया है. When you come to गांधार एंड मथुरा, ये मुझे सबसे पर्सनली पसंद आया. When you talk of Gandhar Mathura, in our existing books, the excessive focus is on the iconography of Buddhism. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यस बुद्धा की मूर्तियां भी बनी, लेकिन उसके साथ साथ शैव, वैष्णव, सूर्य, इवन फोक डेइटीज, इन सब की मूर्तियां बनी. इन सब की आइकोनोग्राफी धीरे धीरे कोडिफाई हुई. तो देयर इज नो एक्सक्लूसिवली लैचिंग ऑन to Buddhist achievements, rather there is diversity of religious aspects that are shown. Even go to Vakataka era. अगर मैं किसी मेरे स्टूडेंट से पूछूं भाई बताओ वाकाटक का ग्रेट अचीवमेंट कल्चरली क्या है, आंख मूंद के बताएंगे अजंता, विच इज कंप्लीटली ट्रू. इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अजंता पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर. बट इस किताब में एक पेज दिया है जिसमें अजंता का फोटो है, और अलग से एक पेज दिया है जिसमें वाकाटकों ने फंड करके जो वैष्णव मंदिर बनाए उसका भी फोटो है. So यहाँ पे you see the correction कि there is a balance, कि there is a diversity that should be shown in the religious aspect properly. So यहाँ भी I think एक correction आया है. तो हमने अभी 2 बातें देख ली correction की. Now you come to a third correction. और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जनरली आप देखोगे कि नरेटिव क्या होता है कि when an outsiders come, invaders come, and there is some kind of conflict, violence for some time, and then there is mutual accommodation. जब हम उसको देखते तो हम बोलते कि भाई चलो वायलेंस तो हो गया, बात कल की बात है, बीत गई, आज का कंट्रीब्यूशन क्या है देखो. तो उसमें व्हाट दे कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज कल्चर, उसकी बात होती है. द ग्रीक्स में हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग, शकास समथिंग, कुशाणास समथिंग, हुनाज आल्सो समथिंग, टर्क्स समथिंग, अफगान समथिंग, मुगल समथिंग एंड ब्रिटिश समथिंग. तो हम जो फॉरेनर्स आते गए और यहाँ पे बसते गए, उनके हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या कल्चरली कंट्रीब्यूट किया. बट उसके साथ साथ एक पार्ट और भी है. आफ्टर कमिंग एज फॉरेनर्स, मोस्ट ऑफ देम, बारिंग परहैप्स फॉर ब्रिटिश, मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट continue to remain foreigners. They got Indianized, they got assimilated, they got accommodated. तो ये जो second part है कि what were the things because of which the foreigners became Indians? How were they assimilated? On one hand, they brought some new things. On the other hand, because of the inherent flexibility of Indian culture, they got assimilated into Indian culture in the long term. अब ये दोनों चीजें equally true है. But if you see in the older books, the focus would be on what additions were done to Indian culture by the foreigners. In this book, the focus is on what mechanisms were there to accommodate the foreigners and Indianize them.
रादर इफ यू सी, यहाँ पे क्वेश्चन पेज नंबर 117 पे 117 पे सवाल लिखा हुआ है बच्चों को सोचने के लिए, तो एज ए पॉन्डरेबल, हाउ वेर वी एबल टू असिमुलेट द फॉरेनर्स, ये एक्सप्लिसिटली पूछा है। तो ये वाला फोकस पहले नहीं होता था। उसमें एन एग्जाम्पल, गांधार की बात करते, गांधार मूर्तिकला, वी स्टडी दैट इन क्लास वेरी मच। इन गांधार मूर्तिकला हमारा फोकस क्या होता है? लुक एट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यूपीएससी आल्सो, कि भाई व्हाट वेर दी ग्रीक एलिमेंट्स, व्हाट वेर दी रोमन एलिमेंट्स, व्हाट वेर दी सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स, इनका कैसे मिक्सचर हुआ और ये स्टाइल बनी, ये हम देखते। ये किताब कहती है एक जगह पेज नंबर 140 पे बहुत अच्छा, कि दीज पीपल ब्रॉट दी फॉरेन स्टाइल बट द थीम जो है, भले बुद्धिस्ट हो या शैव वैष्णव हो, ये थीम तो इंडियन है। तो इंडियन थीम एंड फॉरेन स्टाइल का ये मिश्रण है, तो इसको आपको इक्वली फोकस करना चाहिए। अदरवाइज आई हैव सीन दैट इन द इंडो ग्रीक culture, for example, Hellenistic aspects are given lot of importance. बट अब यहाँ पे एस्पेक्ट कौन से दिए हैं? हेलेनिस्टिक वाले थोड़े से कम बताए हैं, वो है बट थोड़े कम बताए हैं। फोकस कहाँ किया है? लुक एट द कॉइन्स ऑफ दिस डिफरेंट इन्वेडर, शकाज एंड कुशानाज एंड ग्रीक्स एटसेट्रा। कॉइन्स पे यू सी द स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, ऑफ नंदी, ऑफ शिवा, एंड ऑल्सो ऑफ कृष्ण एंड बलराम एटसेट्रा। Look at the pillar of Heliodorus, a Greek person talking about Deva Deva, Vishnu, etc. तो किस तरह शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म एटसेट्रा वेर मैकेनिज्म्स थ्रू विच द फॉरेनर्स गॉट इंडियनाइज्ड, इसके ऊपर फोकस दिया है। एंड कंट्रीब्यूशन फॉरेनर का अगर है तो इंडियंस का भी है, और वो भी लिखा जाना चाहिए, और दोनों का मिश्रण बन के बन गया इंडिया का कल्चर। तो ये भी बैलेंस जो है, इट इज, आई ऑल्सो कॉल इट अ करेक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि ये पहले नहीं था, लेकिन थोड़ा अब ज्यादा एक्सप्लिसिटली करेक्ट हो गया है। चलो अब आते चौथे मुद्दे पे। दिस इज अ टिपिकल पॉइंट। वो पॉइंट ये है वेयर टू फोकस। बचपन में हमारे गुरुजी ने एक कहानी बताई थी, आई डोंट नो वेदर इट इज अ हिस्टोरिकली ट्रू कहानी और ऐसी कथा बताई थी, कि वंस अपॉन अ टाइम महात्मा गांधी was having a discussion with a leftist person, and Gandhiji was anguished because leftist person was focusing on differences, class difference, class conflict, class war, etc. and Gandhi was focusing on harmony and collaboration. तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये चार उंगलियां है। When I look at चार उंगलियां, what do I see? ये एक हाथ की चार उंगलियां है, कोई छोटी कोई बड़ी है, बट हाथ तो एक ही है। बट when you look at these फोर उंगलियां, आपको दिखता है इनमें गैप कितनी है, उंगली कौन सी बड़ी है, उंगली कौन सी छोटी है। सो यू चूज टू लुक एट दी some aspects which are difficult and conflict oriented. I choose to look at the aspects which are harmony bringing, collaboration bringing. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बुक. This book is less focusing on the conflict narrative and more focusing on unity, coexistence, harmony, accommodation. ये वैल्यूज, आई थिंक ये वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू गिव इट टू चिल्ड्रन. अब इसके थोड़े अंदर जाके देखते हैं तफसीर में कि ये है क्या. नाउ वी नो दैट ओवर लास्ट 50-60 years हिस्ट्री इज रिटन प्राइमरीली फ्रॉम द सोशल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. उसकी अहमियत थोड़ी बढ़ गई है. एंड व्हेन यू थिंक ऑफ सोशल हिस्ट्री तो फोकस कहाँ रहता है? क्लास, कास्ट एंड जेंडर पे. एंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्लास, कास्ट एंड जेंडर तो जनरली वी गेट अ सेंस कि यार इंडिया का इतिहास बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव रहा है, प्रॉब्लमेटिक रहा है. ये किताब थोड़ा उसके आगे जाने की कोशिश करती है. उसके मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको दूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग है. पहली बात तो एज आई सेड, दे थिंक ऑफ हार्मनी, कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो व्हेन फॉर एग्जांपल दे टॉक ऑफ अशोक की बात करेंगे तो इवन दो ही इज बुद्धिस्ट, ही प्रमोट्स ऑल द रिलीजन्स, ही सपोर्ट्स ऑल द रिलीजन्स, ब्राह्मण एंड श्रमण बोथ. व्हेन दे टॉक ऑफ खारवेल ऑन पेज नंबर 128, तो खारवेला इज अ जैन किंग हिमसेल्फ, बट ही इज अगेन सपोर्टिंग ऑल द सेक्ट्स, क्लियरली लिखा हुआ है. इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर्स वेर आल्सो एनलाइटेंड. दो जगह आता है, पेज 156 एंड 165. और पेज 156 लिखा हुआ है इट वाज एन एरा व्हिच वाज इंक्लूसिव एंड ओपन. एंड पेज 165 पे लिखा हुआ है यूनिटी एंड कोएग्जिस्टेंस वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द एरा. तो पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं है, एज इट वाज द केस इवन इन द 6th स्टैंडर्ड बुक. दैट इज वन. And I think it is personally a very important value to be given to the young students. अब और हिस्ट्री उसका बहुत पावरफुल टूल भी है.
Going beyond this coexistence, not think of caste, class and gender. Look at caste वाला issue. यहाँ पे एक पेज है, पेज नंबर 76, where they have for the first time introduced properly जाति and varna. But the way they are introducing it, एक तो जाति पहले इंट्रोड्यूस किया है, वर्ण बाद में इंट्रोड्यूस किया है. इट इज अगेंस्ट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट की वर्ण पहले जाति बाद. तो ये तो इन एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी हम पढ़ते रहते हैं. अब यहाँ पे लाया जाति इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन वर्णा एंड इन अ लिटिल बिट न्यूट्रल वे. देन यू कम टू पेज नंबर 77 एंड 127, जहाँ पे क्लियरली थ्रू एग्जाम्पल से बताया है कि देयर वाज कास्ट सिस्टम, नो डाउट, लेकिन इट वाज relatively flexible. They have given examples of flexibility, examples of social mobility. एक इंस्क्रिप्शन दिया है पेज नंबर 127 पे, वो एक सोनार है. There is some goldsmith and he has donated some मूर्तिज of पत्थर, stone sculpture. तो how can a goldsmith go for stone sculpture? Is it a social mobility? वो hinted at है वहां पे. तो कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू विच द फोकस की भाई although there was जाति and varna system, there was also flexibility and mobility to some extent in some cases. ये directly openly नहीं कहा है, but examples दिए हुए एक दो. Go to next system, एक next level. पेज नंबर 77 पे लिखा है कि जाति सिस्टम, वर्णा सिस्टम became highly hardened and rigid when British came. Now ये डिबेट तो एकेडमी में चल रहा है. We have a very famous book by Nicholas Turks, he was UC Berkeley professor, about the castes of mind, the archives वगैरह. So we know that in British era caste structure totally got reorganized and restructured and became even more rigid. वो चलो बात अलग है, but यहाँ पे ये mention किया in the passing comment. Similarly, you go to again the same page 77, there is one more comment कि apart from the caste system, there were other aspects of social organization also in India. And जैसे कि guild system, श्रेणी system. In some later page, they talk about guilds. गिल्ड्स के बारे में कहते कहते यहाँ पे एक क्लियरली राइट विंग नरेटिव आता है एंड विच इज ओके, क्योंकि वो नरेटिव बस इंडिया का नहीं दुनिया भर के राइट विंग का रहा है. वो ये है दैट गिल्ड्स वेयर, एग्जाम्पल यहाँ पे गिल्ड का आता है, गिल्ड्स वेयर द इंस्टीट्यूशन वेयर इन सोसाइटी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ. इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, दे हैड देयर ओन ऑटोनॉमी and they had their own legal power. So society was not state centric. Guild was also one such association or format of social organization like caste. अब ये जो not being state centric वाला पर्सपेक्टिव है, टिपिकल ओल्ड स्कूल कंजर्वेटिव थॉट है. चलो आगे जाते हैं. कम टू द जेंडर. जेंडर में आई नोटिस दैट देयर इज अ पेज, मैंने इसका पेज नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे कहीं होगा. देयर इज अ पेज ऑन सिलप्पादिकरम. सिलप्पादिकरम वी नो दैट ये एक महाकाव्य है. इट्स एन एपिक इन साउथ इंडिया एंड इन दैट एपिक एक पूरा पेज देके उसकी स्टोरी दी हुई है. नाउ ये तो पहले भी दी जाती थी इन सम पैराग्राफ एटसेट्रा. दैट इज गुड, वी हैव इंक्लूजन ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो टू इन अ प्रॉपर वे, बट माई पॉइंट इज समथिंग एल्स. If you look at the earlier books, at least in some books, what is the message drawn from that introduction of सिलप्पादिकरम? उसमें दो चीजें होती थी. पहली बात तो they used to show religious conflict, debates and rivalry between Jainism and other sects. दूसरा पॉइंट यहाँ पे उद्धृत होता था, एम्फसाइज होता था कि पैट्रियार्की है, डोमेस्टिसिटी के नॉर्म्स है. तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट नरेटिव, राइवलरी नरेटिव एंड पैट्रियार्की नरेटिव, दीज वेर द टेक अवे मैसेजेस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सिलप्पादिकरम इन अर्लियर बुक्स. यहाँ पे वो नहीं है. यहाँ पे बात दोबारा होगी हार्मनी की, धर्म एंड जस्टिस की. व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ किंग एज पर धर्म इज टू डू जस्टिस, एंड द किंग फेल्ड हियर इन डूइंग जस्टिस, तो सुसाइड कर लिया. The second part mentioned here is not rivalry of sects, but diversity of sects, which is plurality of different schools of thought. तो यहाँ पे you have a clear shift in the focus. अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है? दोनों सही है, गलत की बात ही नहीं है. It depends on us where to focus more. जैसे गांधी जी ने कहा था, उंगलियां एक हाथ की है कि उंगलियां छोटी बड़ी है, फोकस कहाँ करोगे आप? Similarly, you come to gender once again. We have at many places mentioned of queens. For example, Prabhavati Gupta. Now, Prabhavati Gupta is mentioned as a very important king, very powerful, very important queen, very powerful queen who ruled the people.
एक फोटो भी दिखा है जहां पे वो राज सिंहासन पे बैठी है एंड सामने सारे लोग झुके हुए. Even before that, you go to Satavahanas. वहां भी there are examples of very powerful queens. So there is some focus on queens who have been very powerful in ancient India, which I think is a very good example to give if you want to correct the gender narrative in today's society. And sometimes they have done a very interesting thing to make things very relatable to us today. जैसे कि इन गुप्ता एरा एक छोटी लाइन लिखी हुई है चंद्रगुप्त सेकंड को जब इंट्रोड्यूस करते हैं. व्हाट इज सेकंड? बोले उसका दादा था, ही वॉज चंद्रगुप्त, और जो पोता हुआ उसका नाम दादा से रखा गया चंद्रगुप्त. अब दोनों का नाम चंद्रगुप्त है तो इसको फर्स्ट कहे, उसको सेकंड कहे. एंड उसमें फिर आगे लिखा हुआ है, ये तो आज के देश में भी होता है. सम पीपल कीप नेम ऑफ देयर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर पेरेंट्स. तो दादाजी का और बेटे का नाम, पोते का नाम एक ही हो सकता है. तो दिस इज हाउ दे रिलेट द ग्रेट किंग्स ऑफ एंशिएंट टाइम विद प्रेजेंट डे सोसाइटी. तो यहाँ पे तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक मैं कहूँ कि देयर इज सम करेक्शन, not exclusive and divisive and conflict-ridden focus on religious rivalry, caste, class, and gender, finding out good things. Now, going beyond all of this, going beyond the structural aspects of society, you also have lot, जो मेरा personal favorite point है इस किताब का, a lot of focus on the daily life and common people. कैसे? You have photos of toys, photos of textile and fashion, photos of hairdo, we have photos of ornaments, कई सारे फोटोज दिया. कि सांची स्तूपा का फोटो है पेज नंबर 75, मोरेनेरा के स्कल्पचर्स है पेज नंबर 109, 1010. वी हैव डांसिंग गर्ल्स इन 120, शुंगेरा स्कल्पचर्स पेज 122, विच मेक द थिंग्स वेरी एंजॉयबल, वेरी रिलेटेबल. एक जगह लिखा भी है कि वो लोग मोटी चमड़ी के या मोटे मोटे नॉट चमड़ी बट मोटे विड्थ के हाई हिल्स पहनते थे. हाई हिल्स की बात करिए तो इससे इतिहास के साथ ना एक जुड़ाव बनता है कि हाँ वो लोग भी वैसे ही थे जैसे हम लोग हैं. एंड सेकेंडली देयर इज नो एक्सेसिव फोकस ऑन रॉयल्टी, रादर हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन एंड डेली लाइफ इज ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, गोइंग बियॉन्ड कास्ट, क्लास, जेंडर. तो यहाँ पे ये चौथा जो पॉइंट था, करेक्शन इन सोशल नरेटिव, आई थिंक इज ऑल्सो देयर. अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे. पांचवा पॉइंट, आई थिंक वी हैड ऑलरेडी सीन दैट इन द प्रीवियस बुक ऑफ 6th स्टैंडर्ड, कंटिन्यूटी. जैसे इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. सो यू सी दैट इन द 6th सेंचुरी, इन द 6th स्टैंडर्ड का किताब, द फोटो ऑफ हड़प्पा. इन हड़प्पा चैप्टर ऑन द फ्रंट पेज एक फोटो दिया था ऑफ द रूइंस ऑफ धोलावीरा. एंड इन दैट फोटो देयर वर वुमेन स्टैंडिंग एंड सिटिंग, जिनके कपड़े पहने थे जो आज की औरतें थी. कि तब का शहर और आज की सोसाइटी, देयर वाज अ डिस्टिंक्ट एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर. When I reviewed that chapter last year, I thought perhaps they want to talk about it only in the context of हड़प्पा, क्योंकि वहां पे डिबेट आता है कि हड़प्पा डिसअपियर हुई, कहाँ गई, क्या हुआ. But this book makes it clear it is not only in the context of हड़प्पा. ये एक्चुअली हर चैप्टर में वो बात लेके आते हैं कि चीजें हैव कंटिन्यूड and give a lot of examples of that. For example, second urbanization on page number 69, कि जब सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, गंगा वैली में नए नए शहर बने, वो तब से लेके आज तक कंटिन्यूड है. नेक्स्ट पेज नंबर 70 पे दे गिव अ लिस्ट ऑफ कैपिटल्स ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन एंड अगेन शो हाउ दे हैव कंटिन्यूड टिल टुडे. If you go to page 132 in South India, the Sangam era, we have one very famous Chola king, Karikal. कारिकाल ने एक डैम बनाया था, आनेकट डैम, कलिनाई डैम ऑन कावेरी. वहां पे फोटो दिया है हाफ पेज का और कहा है वो डैम तब से लेके आज तक लगातार विद लॉट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑब्वियसली इज इन ऑपरेशन. 2000 साल से एक डैम यूज कर रहे हैं हम. यू गो टू सिलप्पादिकरम, कन्नगी की बात होती है, कन्नगी की पूजा आज भी होती है. When Shakas invade India, तो शक संवत कैलेंडर तब से शुरू हुआ. टुडे विद सम करेक्शन इट इज इंडियाज नेशनल कैलेंडर. गुप्ता लीगेसी ऑल्सो कंटिन्यूस टिल टुडे एज पर पेज 148. तो हर एरा के, भले इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, कुछ कुछ चीजें, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, हैव कंटिन्यूड सिंस देन टिल टुडे. तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इसको हम ना भूले. ये एक, जैसे पंडित नेहरू ने भी कहा था भारतीय खोज में, उन टूटी कड़ियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं
फिर भी एक मुसलसल रिश्ता बनता चला आ रहा है वक्त के साथ साथ लगातार, जो आज के हिंदुस्तान को 6-7 हजार साल पुराने माजी से जोड़ता है, जबकि सिंधु घाटी तहजीब का आगाज हुआ होगा। एक मुसलसल सिलसिला चलते आ रहा है लगातार। तो ये मुसलसल सिलसिला लगातार चलते आना is also a very important undercurrent in this book, the continuity of civilization. History is not a past. It is all around us. It is all within us. ये तो पॉइंट उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है. नाउ आई कम टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्सनली इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जिसमें मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस था देखने के लिए इसमें क्या करते हैं ये लोग इस बार. और वो है मौर्यन एम्पायर का नरेटिव एंड गुप्ता एम्पायर का नरेटिव. बोथ ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट एम्पायर्स इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. एंड इफ यू लुक एट द हिस्टोरियंस, देयर ओपिनियंस अबाउट दिस टू आर सो पोलराइज्ड कि क्या कहें. तो आई वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड टू सी कि अशोक का पोर्ट्रेल कैसे होता है, गुप्ताओं का पोर्ट्रेल कैसे होता है. एंड बोथ दिस चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक. बोथ ऑफ देम आर देयर. तो हम दोनों के बारे में एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात करते, बिकॉज हियर ऑल्सो यू विल सी लॉट ऑफ करेक्शन हैपनिंग. नाउ थिंक ऑफ अशोका फॉर अ मोमेंट. अशोक के बारे में ओरिजिनल एग्जिस्टिंग नैरेटिव्स क्या है? लॉट ऑफ देम आर देयर, बट वेरी क्रूडली इफ यू हैव टू सी, तो इफ यू go to the so-called left-wing narrative, he is the greatest of the ruler. He brought new value system, focus on ahimsa and governance and welfare state and what not. वो एक नरेटिव है. जो दूसरा अपोजिट नरेटिव है राइट विंग का, जिसमें एक बात होती है, देयर फोकस इज लेस ऑन अशोका, मोर ऑन कौटिल्य. कौटिल्य को ज्यादा महान माना जाता है अशोक से. ये मतलब इट इज नॉट सेड ओपनली, दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट ओवर द इयर्स व्हाइल रीडिंग द बुक्स. एंड व्हेन यू रीड फॉर एग्जांपल सावरकर आल्सो. अब सावरकर किताब जो है सहा सोनेरी पानी, द 6 गोल्डन एपॉक्स, इन दैट अशोक को तो विलन दिखाया है. अशोक की जो अहिंसा है, इट इज कॉल्ड एज सद्गुण विकृति, सद्गुण विकृति. तो आई वाज क्यूरियस टू नो कि भाई यहाँ पे क्या किस तरह का अशोक दिखाया जाएगा इस किताब में. बट व्हेन आई रेड द बुक, आई वाज सरप्राइज्ड. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज सरप्राइज्ड. लेट अस सी. पहली बात तो इसमें इस किताब में अशोक और कौटिल्य का बैलेंस है. बोथ ऑफ देम गेट इक्वल स्पेस, रादर अशोक गेट लिटिल मोर स्पेस. तो इन this book does not go with Savarkarite idea. This book does not denigrate Ashoka. This book does not excessively focus on Kautilya alone. तो यहाँ पे तो ये किताब काफी सेंट्रिस्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. दूसरा, लेकिन देयर इज स्टिल सम करेक्शन. एक चीज दिखाई है इसमें, दैट अशोका गवर्नेंस, एक तो उसका पूरा एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग दिस, के ट्रांसलेशन ऑफ अशोकन एडिक्ट दिया हुआ है कि हाउ ही इज इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिसर्स टू बी वेलफेयर ओरिएंटेड फॉर पीपल ऑफ ऑल काइंड्स. दैट टॉक्स अबाउट अशोका का कितना ज्यादा कंसर्न था टुवर्ड्स पीपल, वो दिखो, दैट्स अ गुड थिंग. फिर एक कमेंट आती है, वो कहती है देखो, अशोका देयरफॉर कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ कौटिल्य एज फार एज वेलफेयर इन गवर्नेंस इज कंसर्न्ड. तो यहाँ पे अशोका इज शोन एज कंटिन्यूएशन ऑफ कौटिल्यन आइडियल. To be very honest, it is half truth. ये अर्ध सत्य है. Partially he has continued, no doubt, but partially there is difference also. He has nuanced Kautilyan idea. उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाया है. तो वो जो डिफरेंस वाला एस्पेक्ट है बिटवीन कौटिल्य अशोका, इस किताब में नहीं है. फोकस यहाँ पे है जो मोटी मोटी अच्छी चीजें जो सेम है, वहां पे फोकस किया जाए. अब दूसरी बात आते हैं वायलेंस, हिंसा और अहिंसा. वी नो कि एक बहुत बड़ा फोकस अशोक का आता है कि एट द पीक ऑफ हिज करियर, व्हेन ही वाज एम्परर ऑफ एंटायर इंडिया, व्हेन ही हैड सम वॉर इन कलिंगा, उसके बाद पश्चाताप हुआ और उसने हिंसा एज अ पॉलिसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी का त्याग कर दिया. भीरी घोषा टू धम्म घोषा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इस किताब में वो दिया हुआ है, इट इज गिवन वेरी वेल इन वन प्रॉपर पैराग्राफ. बट गोइंग बियॉन्ड दैट, इसमें दो चीजें और हैं. पहली बात तो यहाँ पे ये है कि देयर आर कपल ऑफ फोटोज इन विच यू सी सम कॉन्फ्लिक्ट. देयर इज लॉट ऑफ फोकस नॉट ओनली अबाउट अशोका बट थ्रू आउट द बुक by of impressing on the mind कि history is not only of high values of Buddha and other things, history also had lot of violence.
तो जैसे कि पेज नंबर 84, 85, 86, 89, 90, 94, 129, यू हैव फोटोज, पेंटिंग्स, डायलॉग्स जिसमें हाथी है, घोड़े है, युद्ध है, हथियार है, सब कुछ है। तो पहली बात तो वायलेंस एज अ सबटेरेनियन एलिमेंट of Indian history is very well present in the book, including before and after Ashoka and Ashoka. स्पेशली अशोक के जमाने का तो एक सांची स्तूप का स्कल्पचर दिखाया हुआ है युद्ध का, वो भी वहां पे वेपन्स भी है। तो एक एंड दूसरी बात, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वहां पे कहा गया है कि देयर इज अ पैराडॉक्स। आई विल रीड द पैराग्राफ फॉर यू। एम्पायर्स आर देयर फॉर समथिंग ऑफ अ पैराडॉक्स। On the one hand, they can bring about political unity, as the Mauryan Empire did to almost the entire subcontinent, and reduce or eliminate warfare among the smaller kingdoms. Indeed, a well-managed empire could lead to greater prosperity than smaller warring kingdoms. On the other hand, empires have almost always been established through war and have maintained their existence through force and repression. This makes them fragile at their core and unstable over time. So without focusing on Ashoka's non-violence exclusively, इनका फोकस है एम्पायर तो है, तो कैसे बनेगा, कैसे टिकेगा, उसमें रोल ऑफ वायलेंस तो होगा। अनफॉर्चुनेट है, पैराडॉक्सिकल है, आयरॉनिकल है, बट अनअवॉइडेबल है। तो ये एक एलिमेंट यहाँ पे आता है, दैट इज सेकंड करेक्शन। पहला करेक्शन क्या था कि कौटिल्य का कंटिन्यूएशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। दूसरा क्या था, नॉन वायलेंस इज बैलेंस्ड विद प्रेजेंस ऑफ वायलेंस इन ओवरऑल सोसाइटी। तीसरा पॉइंट क्या है, अशोका को कहा है उन्होंने एक जगह पे अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अब देखो ये थोड़ा सा मुझे लगा चिकन टंग है। ही वॉज इंडीड अ ग्रेट कम्युनिकेटर, बट जैसे नयनजोत लाहिरी ने कहा है उसकी किताब में अशोका कि ही वॉज ऑल्सो ग्रेट पॉलिटिकल प्रोपोगंडिस्ट। तो लगभग they have not gone to that level to calling Ashoka propagandist for inscribing his edicts all across India, but एक थोड़ा सा कदम ग्रेट कम्युनिकेटर बोल के रह गए हैं यहाँ पे, बट ठीक है, विच इज कंप्लीटली फाइन। परहैप्स मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट। अब ये हो गया ओवरऑल अशोका नैरेटिव, बट इस चैप्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर में मेरे को 5 प्रॉब्लम लगे, 5 इश्यूज। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप समझे। पहली बात, कौटिल्य is shown to be a person from Mauryan era. Now, maybe as per tradition he is, but if you read the latest books of Upinder Singh or many historians, Thomas Trotman से लेके जितने सारे आए हैं, we know that अर्थशास्त्र किताब में some chapters are of Mauryan era, some chapters are of post-Mauryan era. In the latest second edition of Ancient and Early Middle History of Upinder Singh, कौटिल्य को इंट्रोड्यूस करते हैं पोस्ट-मौर्यन में, ना कि मौर्यन में। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि किताब इस लेवल पे देयर इज दिस जंक्चर इन स्कॉलरली कम्युनिटी एंड टेक्स्ट बुक। चलो, दूसरी बात जो है वो है सप्तांग। देयर इज एंटायर पेज गिवन ऑन कौटिल्यस आइडिया ऑफ स्टेट एंड सप्तांग थ्योरी। 7 अंग होते हैं स्टेट के, स्वामी, अमात्य, जनपद वगैरह वगैरह, विच इज फाइन। टेक्निकली स्पीकिंग जितना मैंने पढ़ा है, Saptanga is a word that is not found in Kautilya Arthashastra. The word that he uses is Prakruti, Sapta Prakruti. Raja Rajam iti Prakruti Sangshepaha की बात की है। So Saptanga is similar thing, but Saptanga term is used more in Mahabharata and Manusmriti and later other books. In Kautilyan book, the term is used Sapta Prakruti for the same thing. Although it doesn't make much difference, idea वही, and Saptanga का प्रचलन ज्यादा है। बट कौटिल्य जितना मैंने पढ़ा है सप्तांग यूज नहीं करता, सप्त प्रकृति यूज करता है। बट चलो जो कुछ है। अब आते हैं 3 इशू अशोक के बारे में। पहला इशू अशोक के बारे में एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ही वॉज अ काइंड ऑफ प्रोटो कॉन्जर्वेशनिस्ट, क्योंकि वो नेचर की बात करता था। उसने कुछ जानवरों को, कुछ मछलियों को, कुछ पंछियों को मारने से मना किया था इन हिज पिलर एडिक्ट, विच इज गुड। बट फिर लिखा है वो पहला इंसान है। आई डोंट थिंक ही इज अ पहला इंसान। इफ यू गो टेक्निकली, अगर कौटिल्य उसके पहले है तो अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है, अभयवन की बात की है, तो आई वुड से कौटिल्य इज कमिंग बिफोर अशोका। एंड इवन बिफोर कौटिल्य यू गो बैक टू वेदास, वी हैव भूमि सुक्ता एंड व्हाट नॉट। तो आइडिया ऑफ प्रोटो कॉन्जर्वेशनिज्म इज देयर स्टार्टिंग मच बिफोर बिफोर अशोका। तो अशोक को एक्सक्लूसिवली फर्स्ट प्रोटो कॉन्जर्वेशनिस्ट कहे ना, आई थिंक टेक्निकली माइट नॉट बी करेक्ट। There is one map on page 105. In that map,
दे हैव शोन अशोकन एडिक्ट्स, और मैप काफी अच्छा बना हुआ है, एंड दे हैव शोन सम इंपॉर्टेंट अशोकन एडिक्ट्स स्कैटर्ड अक्रॉस इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट उसमें दे हैव शोन minor pillar edict in Amravati in Andhra. Now, I've seen the main list of all the edicts. I am not aware if there is any minor pillar edict in Amravati or not. तो मुझे पता नहीं था, शायद नहीं है, शायद लेटेस्ट डेटा है, वी हैव टू वेरीफाई। और जो पांचवी बात है जो मुझे लगी थोड़ी सी गड़बड़, इज दैट एट टू प्लेसेस दे हैव शोन द फोटोज ऑफ पंच मार्क कॉइन्स। एक बात इन मगधन टाइम एंड एक समय इन मौर्यन चैप्टर, और वहां पे उन्होंने नाम लिखा हुआ है राजा का, कि पंच मार्क कॉइन ऑफ महापद्मनंद इन मगधन चैप्टर एंड पंच मार्क कॉइन ऑफ सम्राट अशोक। दिस इज लिटिल ऑड बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर किसका नाम नहीं होता, देयर इज नो स्क्रिप्ट ऑन द कॉइन्स, द सिल्वर कॉइन्स, नो स्क्रिप्ट, no name of kingdom or of the king or even the date. अब there is some statistical analysis of find spots and some other things done by which some people may have guessed कि कौन सा सिक्का किसका है. There is imperial series of Magध coins also. तो हमें पता है कि कौन से सिक्के मगधों के हैं, कौन से शायद मौर्यों के हैं, बट उसके आगे जाके कौन सा सिक्का महापद्मनंद का है और कौन सा सिक्का सम्राट अशोक का है, ये बताना थोड़ा सा मेरे ख्याल से फार-फेच्ड हुआ. आई हैव नॉट सीन सच थिंग्स इन द पास्ट. हो सकता है एनसीईआरटी कैन बैक इट अप विथ देयर लेटर एंड लेटेस्ट रिसर्च. सो ये 4-5 पॉइंट थे अबाउट अशोका, कि देयर इज सम शिफ्ट ऑफ नरेटिव, सम करेक्शन ऑफ नरेटिव. सिमिलरली इफ यू कम टू गुप्ता, यहाँ भी you have some correction of narrative and a very interesting. Let us first understand गुप्ता के बारे में दुनिया में पहले क्या लिखा गया. मोटा मोटी दो मेन नजरिए हैं, एक है नेशनलिस्ट, एक है मार्क्सिस्ट. दे आर टू एक्सट्रीम नजरिए. Nationalists want to glorify Gupta always as great empire with cultural, economic, social, political efflorescence and benevolence. It was supposedly a golden age of India. Every country has its own golden age. India का था Gupta Empire in ancient time. But if you go to Marxist narrative, for example, by D.N. Jha, D.N. Jha साहब की किताब है जिसमें वो तो बहुत ही एक किस्म से परेशान है गुप्ता को लेके, ऐसे लगता है. He talks about the idea of decay, idea of social exploitation, beginning of feudalism. And not only D.N. Jha, even R.S. Sharma, who has written the old NCERT, he says कि the decline of the Indian civilization starts from Gupta Empire onwards gradually. अब इस किताब में इसलिए अगेन आई वाज इंटरेस्टेड कि आर दे गोइंग टू शो नेशनलिस्ट ग्लोरिफिकेशन और मार्क्सिस्ट डिनिग्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, एंड आई वाज अगेन हियर फॉर क्वाइट अ बिट ऑफ सरप्राइज. पहली बात तो ये किताब क्लियरली मार्क्सिस्ट नहीं है. आई विल गिव टू एग्जांपल्स. एक है लैंड ग्रांट्स. इतिहास में हम पढ़ते हैं लैंड ग्रांट्स की वजह से प्रॉब्लम बढ़े, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट बढ़ा, पावर ऑफ सोसाइटी, पावर ऑफ स्टेट कम हुई, इट लेड टू फ्यूडलाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट. So land grants are supposed to be very problematic as per the Marxist structure, Marxist narrative. But in case of this book, they don't say that. What do they say is that land grants were a very efficient way of organizing economy and state. They also say land grants allowed the participation of common people, local people in governance. So the focus is on positive aspects of land grants which are true and not on the negative aspects of land grants which are also true. बस ये फोकस की बात है. So it is not a Marxist narrative of Gupta Empire. Secondly, यहाँ पे पूरा सेक्शन दिया हुआ है आधे एक पन्ने का, where there is discussion of global trade during Gupta era, maritime trade. कहाँ कहाँ व्यापार होता था. As per Marxist narrative, व्यापार धीरे धीरे कम होना चाहिए and India should gradually turn inwards and agrarian. वो बात नहीं है. यहाँ पे बात है not only of maritime trade across the world, the focus is on Socotra Island. Socotra Island in Indian Ocean के बारे में latest research हुआ है. On that island we have found lot of Brahmi script and other artifacts that talk about how Indians went there. How Indians went there. अब उसको लेके आए हैं. So I think this is a very important thing that they have done. तो दो चीजों पे it is clearly not Marxist. तीसरी बात बताऊं, फाहियान की बात करते हैं. Everybody knows Fahian was a Chinese traveler who came to India in the time of Chandragupta II. अब फाहियान को लेके यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करी है.
उन्होंने दोनों साइड दिखाए हैं नरेटिव के। ऑन वन हैंड फाहियान का जो प्रेज टुवर्ड्स इंडिया है, especially there is a quotation given of half a page in that Fayan is praising India, and in India he's praising Vaishya community. Now I found that interesting. I had not read that quote before. ये वैश्यों की प्रशंसा. Now it is, I think, perhaps intentional to bring that because Gupta kings were known to be Vaishya originally, who later became kings. तो praise of India's society and culture by Fahiyan. On the other hand, ये भी बताया है, he talks about Chandals, the untouchables and the problems. तो दोनों चीजें बताई और उसके बाद एक हिदायत भी दी है that such kind of traveler accounts may be little bit biased, may be little bit partial, may include lot of subjectivity. तो हम जब उनको as a history लेंगे, either this or that, we have to be very careful. तो यहाँ पे मुझे लगा कि दिस इज नॉट क्लियरली अगेन लेफ्टिस्ट नरेटिव. फाहियान का चांडाल वाला कमेंट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज अ सिंगल कमेंट to denigrate Indian society of Gupta era. So on 3 dimensions, land grants, global trade, and Fahiyan, this chapter moves away from leftist narrative towards correction, but that moving away is still not right wing. चांडाल का मेंशन किया हुआ है and they don't use the word that is golden age. Golden age शब्द इस्तेमाल नहीं किया है. The word that is used is classical age, and classical age is by and large acceptable word. If not golden age, definitely at least classical age. तो इसके अंदर उनका कहाँ पे फोकस है? On आर्यभट्ट, on वराह मिहिर, on कालिदास. एंड इन कालिदास दे हैव गिवन गुड फोटो आल्सो. तो 2 पन्ने भर के दिया जिसको हम आज के दिन में कहेंगे IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम. इसके ऊपर वहां पे पूरा फोकस है. Then there is a chapter, a section on quest for beauty. क्लासिकल आर्ट फॉर्म की बात हो रही है. एंड सबसे एंड में the chapter ends on a very positive note by saying these were great achievements and legacy continues till today. So definitely for the Gupta Empire, the narrative is not leftist at all. So यहाँ भी, as I said, you can see the correction. So now, what is the final judgment? Before going to final judgment, I want to tell you some more points. अब देखो, रात भर जब किताब पढ़ के आया हूँ, कुछ तो पॉइंट्स और बताऊंगा. तो देखो यहाँ पे I have some my guess is that there are some errors in the book. वो एरर सच में कितने एरर्स है पता नहीं, बट आई विल लिस्ट देम आउट. 4-5 चीजें हैं. अब पहली बात तो ऑन पेज नंबर 69 दे से द महाजनपद एरा में महाजनपद स्प्रेड फ्रॉम गांधार टू अंग. बट गांधार इज नॉट द वेस्टर्न मोस्ट महाजनपद, इट इज कंबोज. गांधार के भी परे कंबोज है, तो कंबोज से अंग कहना चाहिए था. Similarly, on page number 71, you have a very beautiful map of Mahajanapadas. But उसमें सबके नाम दिए हैं, but काशी का नाम गायब है. There was a space available. I think it was an oversight. So ये बात है. एक महाजनपद एरा में I saw one more thing कि there is not a single story in महाजनपद. स्टोरीज आती है बाद वाले एरा में, बट महाजनपद में कहानियां नहीं आती. Maybe they don't have enough space. तो it must have been editorial choice not to include stories. So this is one thing. There is also some inconsistency in the book. On page 80, they have said कि from लगभग 300 से 200 BCE, मतलब from Mauryan Empire onwards, there was interconnectedness of India, east, west, north, south. लेकिन if you see on page number 170, उसके 90 पन्ने बाद उन्होंने कहा है इंडिया का इंटरकनेक्शन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इज फ्रॉम आज से 3000 साल पहले, विच कम्स टू 1000 BCE. सो इज इट 200-300 BCE और 1000 BCE? अब who knows exactly what they want to say. If I go by one right wing scholar, मीनाक्षी जैन, so मीनाक्षी जैन की किताब में उन्होंने लिखा है from 500 BCE there was well knit connection of उत्तरापथ, दक्षिणापथ, etc. अब इनके 300-200 BC और 1000 के बीच में मीनाक्षी जैन मैम कहा जाता है. अब पता नहीं, आई थिंक देयर इज परहैप्स ओवरसाइट देयर. 1-2 कंप्लेंट और भी है मेरे. एक तो डायक्रिटिक मार्क्स अशोका के लिए वो एस के ऊपर हैश देना वगैरह, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि might not be very comfortable, but when I read the book gradually after 1 or 2 hours I got comfortable with it. But it was little unusual to see such diacritical marks in school books. But at one level it is good also क्योंकि अब बच्चे सतवाहना नहीं कहेंगे, सातवाहन कहेंगे, which is I think
how it should be ideally pronounced. Even for the spelling of Fahian, it is no more Fahian, Faxian. तो जो मॉडर्न चाइनीज स्पेलिंग है वो भी आ गए यहाँ पे. सो चलो, देयर इज सम काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व अबाउट स्पेलिंग्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश. वंस यू कम टू सातवाहनास, यहाँ पे दो, एक ओमिशन है, एक कमीशन का एरर है. आई थिंक देयर इज एन एरर वेयर दे से सातवाहन राजा, उसमें से कुछ माँ का नाम लगाते थे. जितनी मेरी खबर है, इट यूज टू बी नॉट मदर्स नेम पर से, इट वॉज मदर्स गोत्र नेम. गौतमी बलश्री में से गौतम ये उसके गोत्र का नाम है, बलश्री खुद का नाम है. तो हो सकता है these are not mother's name but mother's गोत्र नेम किताब में लिखा है माँ के नाम है. Then there is also some indirect hinting in Naneghat Prashasti that the Ashwamedha Yagya was performed by the wife, by the queen. अब आई एम नॉट श्योर क्वीन ने खुद यज्ञ किया था कि क्वीन ने कहा है राजा ने किया था. तो ये थोड़े से कुछ कुछ वहां पे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है. एक मेरा जो पर्सनल इस किताब से नाराजी है वो ये है दैट दे हैव गिवन एडिक्वेट स्पेस टू सातवाहन्स, नो डाउट, बट उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्तूप आर्किटेक्चर इज कंप्लीटली मिसिंग. उनका जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अमरावती स्टाइल ऑफ आर्ट, दो तो कंप्लीटली मिसिंग है. अब अमरावती स्टाइल ऑफ आर्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज गांधार एंड मथुरा. दे हैव गिवन एडिक्वेट स्पेस टू गांधार मथुरा स्कूल, बट अमरावती इज नॉट प्रेजेंट. मे बी अगेन लेट अस प्रिज्यूम बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट. तो ये कुछ कुछ इश्यूज थे. एक जो सबसे बड़ा मेरा पर्सनल डिसएग्रीमेंट किताब के साथ है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग सम चेंज ऑन दैट रिगार्ड, वो है एक्सेसिव फोकस ऑन अलेक्जेंडर. जहां तक मेरा मानना है, अलेक्जेंडर को इतना इंपॉर्टेंस देना, किताब में पूरे 2 पन्ने दिए अलेक्जेंडर के इतिहास के बारे में, स्टोरी भी दी हुई है. आई थिंक दिस इज लाइक लिटिल यूरोसेंट्रिक. इन इंडियन ट्रेडिशन अलेक्जेंडर इज ऑलमोस्ट नोबडी. ही इज नॉट इवन मेंशन्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एनीवेयर रादर. और अगर आपको एम्पायर्स के बारे में लिखना ही था, तो इवन बिफोर अलेक्जेंडर वी हैड अ मेजर एम्पायर इन आवर नेबरहुड, दैट इज अखामेनिड एम्पायर ऑफ पर्शियंस. उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, डायरेक्टली अलेक्जेंडर आ जाता है. तो आई पर्सनली फेल्ट कि अगर मैं किताब में कुछ सजेस्ट कर पाता कि भाई ये इसको चेंज करो, तो वी शुड हैव फ्रंट लोडेड पर्शियन एम्पायर एंड देन उसके पीछे से फिर अलेक्जेंडर शुड कम टू इंडिया. दैट इज आई थिंक मोर इंडिया सेंट्रिक पर्सपेक्टिव एंड नॉट यूरोसेंट्रिक. बट एनीवे, there are certain other good things also and those are quite good. सबसे पहली बात, किताब is extremely visually appealing, कोई डाउट ही नहीं है. The coins, lots of coins, exquisitely beautiful picture. We have sculptures, architectures, paintings, जो cities के जो खुदाई हुए फोटोज है of राजगीर, of कौशंबी, of शिशुपालगढ़, exquisitely beautiful photos. The book is therefore visually very engaging for 7th standard student, no doubt. दूसरी बात, this book is geographically quite inclusive. There is some focus on Northeast India also. In case of Gupta Empire, we have in maps also, in paragraph also, बात हुई कामरूप किंगडम की, असम वैली की. So I think Northeast का including के context में this book is taking adequate steps. And जो चीज मुझे पर्सनल पसंद आई वो है they have given lots of ancient Indian original terms. वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ओरिजिनल टर्म्स एंड द मीनिंग्स इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर, वेरी सिंपल मैनर. ऑन एवरी पेज दे गो ऑन एक्सप्लेनिंग सम इंडियन टर्म्स, ओरिजिनल टर्म्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग कल्चरली रूटेड. नॉट एवरीथिंग शुड बी ट्रांसलेटेड. सम थिंग्स आर नॉन ट्रांसलेटेबल, दे शुड बी अंडरस्टूड एज दे आर. So with these kinds of comments, what is my overall judgment about this book? There is definitely some degree of ideological correction. But this book is still not a very right wing book. उस मतलब दहलीज तक जाके रुक जाती है. So I don't think ये इतना controversial होगा. Focus of the book is on harmony, inclusivity and coexistence. Focus is also on cultural rootedness and focus is on the continuity of tradition. So on all these aspects, अगर आप इनको right wing कहेंगे तो किताब right wing है. But if you consider these things are centrist or little bit micro centimeter right of center, तो उतना ही है. And मेरे ख्याल से that is the reality. There is more of a correction of ideological nature rather than book being right wing. Especially
अशोक एंड गुप्त के बारे में आई थिंक देर इज अ वेल and long due correction happening here. So this is my final assessment. अब इसके अलावा apart from these 4 chapters, there are some other things in the book and I have read those also and found very interesting changes there. इसके बारे में you have to wait for next book. Until then.